अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजरानी आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे लेक्चर करूंगा। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देख लें तो 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा पब्लिश्ड हिज बुक एंड ऑफ हिस्ट्री। 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा साहब ने अपना एक बुक लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री। तो उस बुक में उसने कहा कि भाई अब कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुका है और जैसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, रशिया टूट चुका है। तो यहाँ पर अब जो वर्ल्ड में हद से ज्यादा जो पावरफुल स्टेट या पावरफुल कंट्री है वो सिर्फ वेस्ट ही है, मतलब यूएसए। तो उसने कहा कि यूएसए वालों को सजेस्ट किया कि अब आप लिबरल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाओ, या जैसे उसके बाद उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया कि हम अपने वैल्यूज दूसरी कंट्रीज को पे लगाएंगे, दूसरी कंट्रीज हमारे वैल्यूज को एडॉप्ट करेंगी या फॉलो करेंगी। तो उसने उसके बाद जो चीज आई वो आई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में मिस्टर हंटिगन साहब आफ्टर 3 years मिस्टर सैमुअल पी हंटिगन रोट हिज बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। 3 सालों के बाद उसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आर्टिकल लिखा, एक बुक लिखा। उसने कहा कि जो आपने कहा कि अब हम पावरफुल बन चुके हैं और हम अपने वैल्यूज लगाएंगे और पूरी कंट्री पूरा वर्ल्ड हमारे वैल्यूज को अडॉप्ट करेगा, हमारे वैल्यूज को फॉलो करेगा। तो इसने कहा कि ये आपकी भूल है, कभी भी कोई भी सिविलाइजेशन आपकी बात को नहीं मानेगी, क्योंकि आपकी कल्चर में बहुत डिफरेंसेस है, उनके कल्चर में भी बहुत ही डिफरेंसेस है। तो उसने ये बुक लिखा क्यों, अब इस पे बात करेंगे कि कोल्ड वॉर एंड हो गई, कोल्ड वॉर एंडेड। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बना, वो बना के यूएसए। यूएसए हद से ज्यादा पावरफुल सुपर पावर कंट्री बन गया एंड वॉर के, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बावजूद। तो यूएसए ने फिर क्या किया, यूएसए वांटेड टू इम्पोज इट्स वैल्यूज ओवर वर्ल्ड। यूएसए ने कहा, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उसने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अब हम ही आप पे यहाँ पर डोमिनेंट हैं और अब हम अपने वैल्यूज लगाएंगे, सारी सिविलाइजेशन पे, सारे कल्चर्स पे हम अपने वैल्यूज लगाएंगे। तो उस ही बात पर सो मिस्टर सैमुअल हंटिगन क्रिटिकली व्यू अबाउट दैट। मिस्टर सैमुअल हंटिगन यहाँ पे इसी बात पर, इस बात को जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात थी या एंड ऑफ हिस्ट्री, उस पर क्रिटिसाइज किया। उसने कहा कि देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन सिविलाइजेशन। उसने कहा कि बहुत ही कल्चरल डिफरेंसेस हैं आपकी सिविलाइजेशन में और जो दुनिया की दूसरी सिविलाइजेशन है उनके दरमियान और आपके दरमियान। तो आप ये कैसे कर रहे हैं कि हम अपने वैल्यूज दूसरी सिविलाइजेशन पे लगाएंगे, तो उस पे एक थ्रेट पैदा होगा जो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाएगी। तो आप ये चीज न करें। तो मिस्टर सैमुअल साहब ने जो वर्ल्ड को डिवाइड किया वो 8 सिविलाइजेशन में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसमें मोर देन 50 कंट्रीज आ रहे हैं। उसके बाद लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन जिसमें 35 मोर देन कंट्रीज आ रहे हैं। उसके बाद अमेरिकन सिविलाइजेशन, अफ्रीकन जिसमें 50 कंट्रीज। उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन जिसमें 57 कंट्रीज। उसके बाद अब ये जो 4 कंट्रीज सिविलाइजेशन है इनमें सिर्फ एक ही कंट्री आ रहा है। कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन जिसमें चाइना, हिंदू सिविलाइजेशन जिसमें इंडिया आ रहा है, स्लोविक ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन जिसमें रशिया आ रहा है और जापानीज सिविलाइजेशन जिसमें जापान आ रहा है। तो इसने कहा कि ये जो एक सिविलाइजेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब यूएसए वाला है, यूएसए वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने वैल्यूज लगाना चाहती है जो भी दूसरी सिविलाइजेशन 7 सिविलाइजेशन है उनके ऊपर, कि मेरी ही चीज को मानो क्योंकि मैं ही इस वक्त बिल्कुल पावरफुल सिविलाइजेशन हूं या पावरफुल कंट्री बन चुका हूं यूएसए। तो इसने कहा कि ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये जो दूसरी 7 सिविलाइजेशन है वो आपकी बात को कभी नहीं मानेंगे और ये बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे आपकी बात को और आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसा न करो। तो उसने कहा कि उसने फिर 6 पॉइंट दिए, ही गेव 6 पॉइंट। तो इसने 6 पॉइंट किस बुनियाद पर दिए, इस बात को क्लियर करना चाहता है कि आपके दरमियान और जो दूसरी सिविलाइजेशन है उनके दरमियान बिल्कुल बहुत ही कल्चरल डिफरेंसेस है। तो कल्चरल डिफरेंसेस कैसे, अब उन चीजों को, उन अपने पॉइंट्स को ये प्रूव करना चाहता है। उसने कहा कि डिफरेंट अमंग कल्चर्स आर बेसिक। उसने कहा कि जो कल्चर्स के अंदर डिफरेंसेस हैं वो बेसिक हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सिविलाइजेशन आपकी बात को नहीं मानेगी, क्योंकि जो कल्चर होता है ये प्रोडक्ट ऑफ सेंचुरीज होता है। सेंचुरी की प्रैक्टिसेस के बाद ही किसी सिविलाइजेशन को उसका कल्चर मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मगर वो अपने कल्चर्स को खत्म कर दें और मेरे कल्चर को फॉलो करें, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कल्चर में और उनके दूसरी सिविलाइजेशन के कल्चर में डिफरेंट है।
उसके बाद इसने पॉइंट दिया कि रिजिडिटी ऑफ कल्चर डिफरेंसेस। उसने कहा कि आपकी बात पर, क्योंकि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह रही हैं कि हम पावरफुल हैं, ठीक है, हम मानते हैं आप पावरफुल सिविलाइजेशन बन चुके हो, तो आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात पे, हर बात पे कंप्रोमाइज करेंगे, मगर जब बात आएगी कल्चरल डिफरेंसेस पे तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि कल्चर एक ऐसा डिफरेंसेस है, वो अभी कभी भी अपने कल्चर को वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आपने अपने वैल्यूज दूसरी सिविलाइजेशन पे न लगाएं। तो इसने कहा कि जो सबसे ज्यादा आपको रिजिडिटी मिलेगी वो इस्लामिक सिविलाइजेशन से मिलेगी, और कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन और ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन से मिलेगी। उसके बाद उसने कहा कि पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजिंग। उसने कहा कि जो आपने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है इंटरकनेक्शन की, ग्लोबलाइजिंग पॉलिसी स्टार्ट कर ली है, और आप समझ रहे हैं कि इस ग्लोबलाइजिंग की पॉलिसी से दुनिया और जो भी स्टेट हैं एक दूसरे के करीब आ रही हैं, मगर ये आपकी भूल है, वो कभी भी करीब नहीं आएंगी। वो कंट्रीज उन कंट्रीज से जाकर मिलेंगी जिनकी सिमिलरिटी होगी कल्चरल में। उसके बाद कहा कि वीकिंग ऑफ आइडेंटिटीज। वीकिंग ऑफ आइडेंटिटीज में उसने कहा कि भाई जो कल्चरल सिविलाइजेशन है या कल्चरल जो डिफरेंसेस है वो हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं बनस्बत के नेशनलिज्म से। लेट सपोज के एक कोई भी मिस्टर ए है, मिस्टर ए कहीं पे जा रहा है, लेट सपोज के मिस्टर ए की जो सिविलाइजेशन है उस ही करीब वाले सिमिलरिटी वाले सिविलाइजेशन में जा रहा है, तो उस सिविलाइजेशन के लोग उसे देखकर कहेंगे कि लेट सपोज के वो मिस्टर ए कोई मुस्लिम कम्युनिटी से वाबस्ता है, तो हम उसे देखकर कहेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आप लेट सपोज कि आप फलस्तीन से ताल्लुक रखते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं फलस्तीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं लेट सपोज के यमन से ताल्लुक रखता हूं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी सिविलाइजेशन सेम है। अगर मिस्टर ए ऐसी सिविलाइजेशन में यूरोप में चला गया, तो यूरोप में जब मिस्टर ए जाएगा तो उसे ट्रीट इस बुनियाद पर नहीं करेंगे कि वो यमनी है, उसे ये ट्रीट करेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन की बुनियाद पर। कहेंगे कि भाई ये अरब है, तो ये अरब है, या इस्लामिक सिविलाइजेशन की बुनियाद पर ट्रीट करेंगे। मतलब कि आप नेशनलिज्म से जो पावरफुल चीज है वो यही है कि नेशनलिज्म से जो पावरफुल चीज है वो है कल्चर आइडेंटिटी। मतलब कल्चर आइडेंटिटी कभी भी खत्म नहीं होगी। आप कल्चर आइडेंटिटीज को अगर खत्म करना चाहेंगे तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाएगी आपके लिए। उसके बाद वेस्ट हैड थ्रेड फ्रॉम नॉन वेस्ट। उसने कहा कि जो आपने हमेशा इस बात की रट लगाई हुई है कि हमें वेस्ट वालों को थ्रेट है नॉन वेस्ट वालों से, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़े करेगी। और उसके बाद उसने कहा कि इकोनॉमिक रीजनलिज्म प्रॉब्लम इन फ्यूचर। इसने कहा कि जो आपने ग्लोबलाइजिंग का इंटरकनेक्टेड कंट्रीज में जो आपने इंटरकनेक्शन का जो फार्मूला अप्लाई किया है, उसमें आपकी जो इकोनॉमिक रीजनलिज्म वहां पे ही पावरफुल होगी जहां पे आपकी कल्चर की सिमिलरिटी उस कल्चर के सिमिलरिटी से जाकर मिले। मगर जहां पे आपके कल्चर का डिफरेंस होगा किसी भी दूसरे कल्चर से, तो वहां पे आपकी ये कहें कि वहां पे आपकी इकोनॉमिक पावरफुल नहीं बनेगी। लेट सपोज के यूके के साथ आपकी कल्चरल सिमिलरिटीज हैं, तो यूके में आपकी इकोनॉमिक रीजनलिज्म या ट्रेड हद से ज्यादा बढ़ेगा। लेट सपोज के मिडिल ईस्ट में आपको हद से ज्यादा रेजिस्ट होगी, क्योंकि आपकी जो वहां पे चीज है सिमिलरिटी कल्चर डिफरेंसेस हैं वहां उनसे मिल नहीं रहे, क्योंकि आपके दरमियान और उनके दरमियान बहुत ही कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि आपने अगर ये चीज फॉलो नहीं की तो दो किस्मों के क्लैशेस होंगे, एक माइक्रो क्लैशेस, दूसरा मैक्रो क्लैशेस। माइक्रो क्लैशेस वो होता है जो फाइट फॉर टेरिटरी हो, और मैक्रो क्लैशेस वो होता है जो फाइट फॉर वैल्यूज एंड कल्चर्स हो। तो आपके साथ जो वो लड़ेंगे वो मैक्रो क्लैशेस लड़ेंगे, क्योंकि आप अपने वैल्यूज उनके वैल्यूज पे लगाना चाहते हो, मतलब उनके वैल्यूज या उनके कल्चर्स को आप खत्म करना चाहते हो। तो उसने कहा कि कौन सबसे पहले आपको रेजिस्ट करेगा, हु विल स्टार्ट वायलेंस अगेंस्ट यू। उसने कहा कि सबसे पहले जो आपके खिलाफ वायलेंस होगा वो ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम विल रेजिस्ट अगेंस्ट यू। ये जो सिविलाइजेशन है आपके खिलाफ सबसे पहले रेजिस्ट करेंगी। सो डोंट इम्पोज योर वैल्यूज एट अदर्स। तो मैं फिर भी उसने कहा कि आपको सजेस्ट करता हूं अपने वैल्यूज दूसरी सिविलाइजेशन पे नहीं लगाओ। उसके बाद उसने कहा कि आइडिया ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी। आइडिया ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी में जैसे मैंने पहले इंटरकनेक्शन का ग्लोबलाइजिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि वर्ल्ड इज इंटरकनेक्ट थ्रू WTO एंड नाफ्ता। उसने कहा कि आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगा दी है जो वर्ल्ड को हद से ज्यादा कनेक्ट कर रही हैं, और आप देख रहे हैं कि कोई कंट्री अगर आपसे आकर मिलता है तो आप यही समझ रहे हैं कि वो स्टेट आपके वैल्यूज को अडॉप्ट कर लिया है, उस स्टेट ने या फॉलो कर लिया है। उसने कहा कि ये आपकी भूल है। क्यों?
अब इस पॉइंट में वो इस बात को क्लियर करता है। उसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टोन स्टेट, अब टोन स्टेट वो स्टेट होती हैं जो अपने डिप्लोमेटिक, अपने डोमेस्टिक डिप्लोमेट में अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम उनका हो उसको किसको फॉलो करें, पॉलिटिकल सिस्टम में वेस्ट को फॉलो करें, वो टोन स्टेट होती हैं। कि ऑन द बेसिस ऑफ टोन स्टेट वेस्ट इज थिंकिंग दैट स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर वैल्यूज, कि स्टेट हमारे वैल्यूज को वेस्ट समझ रहा होता है कि हमारे वैल्यूज को फॉलो कर रही हैं, बट टोन स्टेट्स आर बैंड वेगनिंग विथ यू। उसने कहा कि नहीं, वो आपकी वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, मगर वो आपके वैल्यूज को क्या करते हैं, बैंड वेगनिंग। अब बैंड वेगनिंग क्या है, लेट सपोज स्टेट ए हद से ज्यादा एक पावरफुल स्टेट है और ए के करीब एक स्टेट है जो इतनी पावरफुल नहीं, मतलब ऐसे समझ लें कि एक वीक स्टेट है। तो अगर स्टेट ए ने अपने वैल्यूज लगाने चाहे या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कही के बी को कही कि भाई आप इस मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आप अडॉप्ट कर लें, तो फॉलो कर लें, तो अब स्टेट बी सोचेगा कि भाई स्टेट ए एक तो हद से ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने इसको फॉलो नहीं किया तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज होगा। तो स्टेट बी न चाहते हुए भी उसके वैल्यूज को फॉलो करना चाहेगा। तो मतलब उसने क्या किया, स्टेट्स आर बैंड वैगिंग विथ यू, मीन्स स्टेट बी इज बैंड वैगनिंग द वैल्यूज ऑफ स्टेट ए, मतलब दिल से नहीं, एक फियर से वो इस स्टेट के वैल्यूज को फॉलो करना चाहता है। तो इसने भी यही कहा कि भाई आप समझ रहे हैं कि वो लोग अपनी विल और विश से फॉलो कर रहे हैं, मगर नहीं, वो आपकी वैल्यूज को विल और विश से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मगर आपकी वैल्यूज को बैंड वैगनिंग कर रहे हैं, दिल से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये आपके लिए कभी ना कभी रेजिस्ट करेंगे। और उसके बाद उसने कहा कि किन कंट्री सिंड्रोम, कि जब कुवैत और इराक की फाइट हुई और आप इस जंग में आए और जब इराक को भगा दिया और सद्दाम हुसैन को आपने गिरफ्तार किया, तो सद्दाम हुसैन ने और वहां के लोगों ने स्टेटमेंट दी कि ये यूएसए वालों की हम पे अटैक नहीं थी, मगर ये इस्लाम पे अटैक थी। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं ये भी दूसरी सिविलाइजेशन के, दूसरी कंट्रीज के लोगों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए बुनियाद पर आपके खिलाफ लोग हो रहे हैं और आपसे नफरत कर रहे हैं। और फिर कहा कि चाइनीज सिविलाइजेशन रेजिस्ट यू थ्रू इस्लामिक सिविलाइजेशन। मिस्टर सैमुअल ने कहा कि चाइनीज सिविलाइजेशन आपकी सिविलाइजेशन को बिल्कुल रेजिस्ट करेगी, मगर वो आगे जाहिर नहीं हो गई, वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को आगे करके आपको रेजिस्ट करेगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस थ्योरी में हमें कुछ फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं। फ्लॉज कैसे नजर आ रहे हैं, आईआर में एक बुक लिखा हुआ है कि आईआर द की कंसेप्ट विच इज रिटन बाय मार्टिन ग्रिव्स। मार्टिन ग्रिव्स ने एक बुक लिखा आईआर द की कंसेप्ट। उसने इस क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन में कुछ फ्लॉज निकाले। कैसे फ्लॉज निकाले, उसने अपने बुक में लिखा कि अर्नोल्ड जी टर्नबी वर्कड इन द फील्ड ऑफ सिविलाइजेशन एंड ही मेंशन्ड 27 सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसने कहा अपने बुक में कि भाई सिविलाइजेशन के ऊपर एक ऐसा इंसान था 20वीं सेंचुरी में जिसने बहुत काम किया, जिसका नाम है अर्नोल्ड जी टर्नबी। तो उसने जो दुनिया में जो मेंशन किए, उसने कहा कि दुनिया में टोटल 27 सिविलाइजेशन है, मगर आपने तो यहां पर हमें बता दिया कि 8 सिविलाइजेशन है, और जो अर्नोल्ड जे टर्नबी है उसका बहुत ही काम है सिविलाइजेशन के अंदर, मगर आपका तो इतना कोई हद से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, या कोई आपका इतना कोई टाइम पीरियड नहीं लगा हुआ सिविलाइजेशन में, तो आपने कैसे 8 सिविलाइजेशन को डिवाइड कर लिया। एक तो उसने ये पॉइंट निकाला। दूसरा पॉइंट उसने निकाला कि आपने जो सिविलाइजेशन 8 बनाई हुई है उसमें 4 ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें बहुत सी कंट्रीज आ रही हैं, और 4 ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें जस्ट 4 कंट्रीज आ रही हैं, 4 कंट्रीज आ रही हैं। उसने तो अब यहां पे उसने एक दूसरा पॉइंट निकाला इस सिविलाइजेशन का। फिलहाल उसने कहा कि ठीक है, अगर हिंदू सिविलाइजेशन का आपको फेस चाहिए तो आपने बना दिया किसको, इंडिया को, ठीक है। अगर जापानीज सिविलाइजेशन का आप फेस मालूम करना चाहते हैं तो आपने बना दिया किसको, जापान को, लेट सपो। तो इसने कहा कि अगर आपको इस्लामिक सिविलाइजेशन का आपसे कोई पूछ ले कि इसका फेस कौन है, तो आप किसको बताएंगे, अरब इसका फेस है या नन अरब इसका फेस है, पर्शियन इसका फेस है या नन पर्शियन फेस है। तो अगर अफ्रीकन सिविलाइजेशन का आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीकन सिविलाइजेशन का किसको आपने फेस लिया हुआ है, तो आप किसको कहेंगे, साउथ अफ्रीकन को कहेंगे, नॉर्थ अफ्रीकन को कहेंगे, बहुत से कंट्रीज हैं। तो इसलिए लैटिन अमेरिकन के लिए भी उसने कहा कि भाई आप यहाँ पे किसको फेस कहेंगे, आप अर्जेंटीना को कहेंगे, ब्राजील को कहेंगे, कौन सी कंट्रीज को कहेंगे कि लैटिन अमेरिका सिविलाइजेशन की वो फेस है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये फिलहाल निकाले
मिस्टर मार्टिन ने अपने बुक में आई आर द की कॉन्सेप्ट में उसने इस थ्योरी में भी या इसमें फिलास निकाले। तो ये मेरा लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं तो कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जो भी मैं चीजें अपडेट आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।